चलिए, तो प्रश्नावली 9A का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से, जमीन पर, समतल पर, भूमि पर एक कोई स्थित बिंदु है, उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि एक कोई मीनार है, ऐसे समझ लीजिए, इसका कोई नाम दे दीजिए चाहे रहने दीजिए, ठीक है ना, बाद में नाम दे दीजिएगा। ये एक मीनार है और ये समतल पर स्थित है, भूमि तल पर मीनार एक स्थित है, जैसे पोल होता है, खंबा होता है ना, चिमनी होता है, उसी तरह से ये एक मीनार जो है भूमि तल पर ऊर्ध्वाधर या लंबवत खड़ा है, स्थित है। अब इसके पाद बिंदु का मतलब इसके आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी इसके आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये पाद बिंदु है, इससे कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है, ठीक है ना। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि इस बिंदु से ये जो मीनार खड़ी है इसके शिखर मतलब चोटी का जो उन्नयन कोण है, यानी कि ये कोण है ना, उन्नयन कोण है, ये कितने अंश का है, 30 अंश का है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी मीनार ये जो खड़ी है ऊर्ध्वाधर, इसकी ऊंचाई निकालनी है। बस इतना सा बात है। मान लेंगे कि ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, इसके आधार बिंदु A से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है कोई एक बिंदु C। इस बिंदु C से मीनार के शिखर या चोटी B का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 अंश है। हमें इस मीनार की ऊंचाई h क्या है ये ज्ञात करना है। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सीधे ये आकृति बन करके तैयार है और डायरेक्ट आपको लगा देना है ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि ये कोण 30 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये होगा आधार। क्या लगाओगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात आप लगाइएगा जिसमें लंब और आधार हो। तो सिंपल सी बात है, इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब के बटा आधार। कोण थीटा का अंश माप कितना है यहाँ 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब 30 अंश के सामने वाली जो भुजा है AB वह लंब होगा, आधार होगा AC या CA। tan 30 का मान आपको मालूम है 1/√3, 1/करड़ी में 3। tan 30 अंश का मान, AB की लंबाई जिसको मैंने h मान लिया है, AC की लंबाई जो हमको दिया गया है 30। तिरछा गुणा कर दो, 30 का 1 में गुणा कर देंगे, 30 1 कम 30/√3 बराबर हो जाएगा h, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं h बराबर 30/करड़ी में 3। इसके अलावा आप चाहे तो अंश और हर में करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा, h बराबर 30 के बटा करड़ी में 3 है अगर, तो अंश में भी हम गुणा करेंगे करड़ी में 3 से, हर में भी गुणा करेंगे करड़ी में 3 से। ऐसा करने से क्या होगा, 30 करड़ी में 3 ऊपर मिल जाएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 सिर्फ आ जाएगा 3। 3 से 30 कटेगा, आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा, यानी 10 करड़ी में 3 मीटर। ये हो गया मीनार की ऊंचाई। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आकृति प्रश्न के अनुसार आकृति अगर बना डाला आप लोगों ने तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, साधारण सी बात है, उसके पास आप पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी करड़ी में 3 का मान 1.732 दे देता है और करड़ी में 2 का मान 1.414 दे देता है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी रख करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैसे तो आवश्यकता है नहीं। 10 गुणे करड़ी में 3 का मान अगर हम लोग 1.732 रख देंगे तो गुणा करेंगे तो 10 1 दशमलव को खिसका देगा, 17.32 मीटर। इतना भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई भी आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इस टाइप के प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। चलो, तो अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और वो क्या है उसको समझिए पहले। आंधी आने से, आंधी तूफान आता है, आंधी आने से एक कोई पेड़ है, वृक्ष है,
जो पृथ्वी तल पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और आंधी आने से वह टूट जाता है, कुछ ऊंचाई से वह क्या होता है, टूट जाता है। जो टूटने के बाद पेड़ का जो ऊपरी सिरा है यानी शिखर है वो इस तरह से झुक जाता है कि जमीन को एक बिंदु है उस बिंदु पे जाकर के छूता है। पेड़ का ऊपरी सिरा या शिखर जमीन को जिस बिंदु से जाकर के छूता है उस बिंदु पर झुके हुए पेड़ के हिस्से से 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से वह बिंदु जहां शिखर छूता है उसकी दूरी है 8 मीटर। तो हमें यह बताना है कि पेड़ की लंबाई अर्थात पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। आकृति से इसको समझिए पहले, यह क्वेश्चन एकदम आसान होने वाला है। क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऐसा पेड़ था, समझ लेंगे, मान लेंगे AB हमारे पास ये एक पेड़ था, ठीक है ना, और यह पेड़ जो है कुछ ऊंचाई का था और यह पेड़ आंधी आने की वजह से कुछ ऊंचाई से टूट गया, मान लिया जाए कहीं से भी, यहां से, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं आधे पर से ही पेड़ टूटे, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, ठीक है ना। कुछ ऊंचाई से पेड़ जो है टूट गया, मान लिया बिंदु C से यह पेड़ टूट गया और टूटने के बाद अभी ऐसा है, ऐसे आकर के झुक गया, या इधर ही झुका दो, ठीक है ना। आधी आने से जब पेड़ कुछ ऊंचाई से टूटा, टूटने के बाद वो आकर के ऐसे झुक गया, यानी मैं मान लेता हूं कि यह पेड़ का ऊपरी सिरा जो है टूट गया और टूटने के बाद ये झुक गया ऐसे ऐसे। कुछ बात समझ पा रहे हैं, ये पेड़ ऐसे था, ठीक है ना, यहां से टूट करके ऐसे आकर के झुक गया और झुका हुआ भाग पृथ्वी के किसी बिंदु पे टच करने लगा, ठीक है ना, वो बिंदु B मानते हैं आप, वो B आकर के यहां टच हो गया, मतलब ये बिंदु B है। कुछ बात समझे। और यह जो पेड़ का झुका हुआ सिरा है या कह सकते हैं शिखर है, वह पृथ्वी के इस बिंदु के साथ, है ना, इस बिंदु के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश। यानी पृथ्वी का पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है जब आकर के पृथ्वी के किसी बिंदु पे उसका शिखर टच किया, छुआ, तो वह जिस बिंदु को छूता है वह धरातल के साथ झुका हुआ भाग या टूटा हुआ भाग 30 अंश का कोण बनाता है। और ऐसा भी बताया गया कि पेड़ के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो 8 मीटर है। पेड़ के आधार बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है और कोण यहां जो बनता है वो 30 अंश का कोण है। हमको ये बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। मान लीजिए कि पेड़ जो है x मीटर की ऊंचाई से टूटा, क्या समझे, मान लेते हैं कि पेड़ की x ऊंचाई शेष रह गई और कुछ ऊंचाई टूटा, तो x ऊंचाई के बाद जो शेष भाग था वो टूट गया। मान लीजिए टूटा हुआ भाग y मीटर है, इसको आप x मान लीजिए और जितना टूट करके झुक गया है उसको आप y मानेंगे। तो अगर ये y है तो नो एनी डाउट ये भी y ही तो होगा। और टोटल जो पेड़ की लंबाई आएगी AB होगी, है ना, A से लेकर B तक, वो कितना होगा, ये इतना x, ये इतना y, यानी कि x प्लस y। अब हमें चाहे जैसे x और y का मान निकालना है और उन्हें ऐड कर लेना है, मतलब जोड़ लेना है, और जो यही ये x और ये y, ये टोटल हो जाएगा वृक्ष यानी पेड़ AB की लंबाई। कुछ बात समझे। तो अब आप लोग को यहां पर ये समकोण त्रिभुज जो बना हुआ, यहां पर कॉन्सेप्ट आप लोग को लगाना है, ठीक है ना। ये थीटा अगर कोण है तो ये लंब हो गया, ये आधार है, ये कर्ण है। पहला हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लल्ला लंब के बटा आधार होता है, और tan थीटा का यहाँ जो अंश माप है 30 अंश लेते हैं तो उस 30 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी AC या CA कह सकते हैं, वो लंब होगा और आधार जो है वो AB होगा। tan 30 का मान आप सभी को मालूम है, 1 करड़ी के अंदर 3 होता है। AC की जो लंबाई है वो x है, AB की लंबाई जो आधार है वो 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर देंगे, 8 का 1 में 8 1 कम 8 के बटा करड़ी में 3 बराबर आ जाएगा x, या हम लिख सकते हैं x बराबर 8 बटा करड़ी में 3 मीटर। ये वो लंबाई है जो अभी ये उस भाग पेड़ के उस भाग की लंबाई है जो पृथ्वी पर अभी भी क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और इतनी ऊंचाई के बाद शेष पेड़ की जो लंबाई है वही टूटा हुआ बिंदु B के साथ या किसी बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाता है। अब हमें x का मान निकाल लिया हम लोग, y का भी मान निकालना है,
ठीक है ना। तो अब इसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगा सकते हो, मतलब ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लगाएंगे जिसमें y आ जाए, y क्या हो, आ जाए। तो यहीं से हम लगा देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा लगा दो, या जिसमें आधार और कर्ण है वो भी लगा दो, ठीक है ना। तो साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब के बटा कर्ण। अगर हम लोग साइन थीटा का अंश माप यहां पर 30 अंश लेंगे तो 30 अंश के सामने वाली जो भुजा लंब है वो है AC और कर्ण कौन है, BC, कर्ण कौन है, BC। और यहां साइन 30 का मान आप सभी जानते हो जो कि होता है 1/2। AC की लंबाई है ना, A से C तक की लंबाई जो कि x है, और बटा BC की लंबाई जो कि हम लोगों ने y मान लिया है, ठीक है। अभी तिरछा गुणा कर दो, ठीक है ना। y का इसमें गुणा करेंगे, y का 1 में, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 का x में 2x, बोलो होगा। या y बराबर हो सकता है 2 गुणे, यहां x का मान हम लोगों को रखना पड़ेगा, x का मान 8/3 में 3, तो यहां x की जगह 8/3 में 3 लिख देते हैं, नीचे शायद ना दिख रहा हो इसलिए हम यहां पर इसको लिखते हैं। y बराबर आएगा, जब x का मान 8/3 रखेंगे तो 8 दूना 16 और बटे में करड़ी में 3, यानी कि y ये पेड़ के उस भाग की लंबाई है जो टूट करके पृथ्वी के साथ झुका हुआ है, 30 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि ये झुका हुआ भाग 16/3, जो अभी भी पृथ्वी तल पे लंबवत खड़ा है, पेड़ का वह भाग, उसकी लंबाई 8/3 है ना। पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई या पेड़ की कुल लंबाई कह दो, ठीक है ना। पेड़ की कुल लंबाई कितना होगा, AC प्लस BC, पेड़ की कुल लंबाई जो कि है कौन, AB, है ना, कौन है, AB मैंने कितना बताया, ये इतना जो अभी भी खड़ा है पेड़ के पृथ्वी के साथ, और ये इतना जो झुका है x, ये और झुका हुआ भाग y, टोटल कितना पेड़ लंबा रहा होगा, x प्लस y। x की वैल्यू जो कि हम लोगों ने निकाला है 8/3 प्लस y की वैल्यू जो कि हम लोगों ने निकाला है 16/3 के अंदर 3, तो 16/3 में 3। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो दोनों का हर समान है, एक बार इन्हें लिख लेंगे और अंश वाले पदों को जोड़ लेंगे, 8 + 16 कितना होगा, 24 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, करड़ी में 3 जो नीचे है इसके संयुग्मी पद से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुणा, तो ऊपर आ जाएगा, क्या किया हमने, समझ में आ गया। करड़ी में 3 नहीं समझे क्या, यह रहा है 8 + 16, 16 8 24 बटा करड़ी में 3 होगा। अब हम अंश और हर में करड़ी में 3 से क्या कर रहे हैं, गुणा, ये ऊपर कर दिया और ये नीचे भी गुणा कर दिया। अब अगर ऊपर गुणा करेंगे करड़ी में 3 का 24 में तो होगा 24 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 होगा सिर्फ, और 3 से 24 कटेगा, 3 8 24, 8 करड़ी के अंदर 3, ये हो गया वृक्ष की संपूर्ण लंबाई, कुल लंबाई AB बराबर 8 करड़ी के अंदर 3, बोलो क्या, मीटर। इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि बताइए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो उस वक्त सिर्फ हमको ये निकालना पड़ता है, यानी उतनी ऊंचाई के बाद शेष जो पेड़ का भाग है वो टूटा है और पृथ्वी के किसी बिंदु के साथ 30 अंश 45 अंश या 60 अंश का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए पहले और उसके बाद हल करेंगे, और हल करने में मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए आप लोग को बहुत चने चबाने की आवश्यकता पड़ेगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या कुछ नया लगा रहे हैं इसमें, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, है ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, यही सब तो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने अगर आपको आता है तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग सवाल बेहद आसान और सरल तरीके से इसको लाजवाब जबरदस्त तरीके से हल कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आया, सो नोट करिए, फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक मकान है और एक मीनार है ना, जो आमने सामने खड़े हैं। आकृति, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, आकृति के हिसाब से उसको समझते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक मकान है और एक मीनार है, ठीक है ना, जो धरातल पर आमने सामने खड़े हैं। मान लिया जाए AB, ये हमारे पास एक मकान है और उसके सामने ये जो ऊंचा सा स्तंभ के जैसा है स्तंभ है, ये एक मीनार है, तो इसकी भी कुछ नामकरण कर देते हैं PQ। तो AB हमारे पास एक मकान है और PQ हमारे पास एक मीनार है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो 20 मीटर दी गई है। और उसके बाद जो कहा गया है
इस मकान के आधार से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। यानी ये ए बी जो मकान हमने माना है, लिख देते हैं यहाँ, ये मकान है और ये मकान से ऊंचा क्या है, ये मीनार है। तो मकान के आधार से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 अंश दिया गया है। यानी ये कोण जो है 60 अंश है। और उसके बाद फिर कहा गया है उसी मकान के शिखर से, उसी मकान के शिखर से उसी मीनार का जो उन्नयन कोण है ना बाबू, ये दिया गया है 45 अंश। यानी अगर इसको हम क्षैतिज में ऐसे मिला देंगे तो यहां पर जो कोण बनेगा ये है 45 अंश का कोण। समझने वाली बात है। ये PQ एक मीनार है और AB एक मकान है। मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी मकान के शिखर से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश है। और इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है ये 20 मीटर। आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये 20 मीटर है तो इसमें कोई शक नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, 20 मीटर। इसको कुछ बिंदु मान लीजिए, कुछ भी PQR मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लिया जाए AB जो मकान है इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, तो अगर ये h होगा तो इसमें कोई शक नहीं है, ये भी क्या है, h ही होगा। इतनी लंबाई सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। अगर ये AB मकान की ऊंचाई अगर h है तो ये भी h ही होगा, लेकिन ये वाला कुछ और होगा। तो मान लिया जाए इसको कुछ भी मान लीजिए x हो गया। तो अगर हमें पूरे मकान की मीनार की ऊंचाई पता करनी होगी तो ये जो मकान होगा वो PQ कितना लंबा होगा, PQ में 2 भाग होंगे, ये इतना h और ये इतना x, यानी कि h प्लस x। अगर इतनी लंबाई में इतनी लंबाई जोड़ेंगे तो पूरे मीनार की ऊंचाई PQ की लेंथ यानी कि लंबाई हमको मालूम हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इनका हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम ऊपर वाला जो समकोण दिख रहा है BRQ, इस समकोण त्रिभुज में लेंगे और उसके बाद फिर APQ, इस समकोण त्रिभुज में हम कल्पना करेंगे। तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज BRQ में, ठीक है ना। इस BRQ को आप चाहे तो अलग से एक आकृति बना लीजिए। यहाँ से ये है B, ये है R, ये है Q और यहाँ 90 डिग्री, ये है X, ये है 45 अंश का कोण। इनके बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है। अब यहाँ से आसानी से आप लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब के बटा आधार, ठीक है ना। tan यहाँ थीटा का अंश माप अगर हम लोग 45 अंश ले लेते हैं तो 45 अंश के सामने वाली भुजा होगी लंब जो कि है QR, लंब QR बटे जो आधार है वो होगा BR। tan 45 का अंश माप होता है कितना, 1 बराबर QR की लंबाई होगी x बटा BR की लंबाई होगी 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 का 1 में 20 एक कम 20 मीटर। यानी कि इस QR की लंबाई जो कि x माने हुए थे ये मिल गया हमको 20 मीटर। अब आगे चलते हैं, इस समकोण त्रिभुज में निकालते हैं। तो यहां से मैं लिखता हूं, देखिए अब समकोण त्रिभुज इसमें APQ में आकृति समझने के लिए आप उन्हें भी बना लीजिए कुछ ऐसे ये बिंदु APQ, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होगा और ये यहाँ 60 अंश का कोण है और टोटल जो लंबाई है वो कितना होगा, देखो P से लेकर Q तक की लंबाई h प्लस x होगा। कितना, h प्लस x। तो यहां पर पुनः हम लगाएंगे tan थीटा बराबर वही लंब के बटा आधार और tan यहाँ थीटा का अंश माप 60 अंश लेंगे तो लंब जो होगा इस 60 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा PQ है वो लंब होगा, आधार जो है वो AP होगा। tan 60 अंश का कोण, tan 60 अंश का जो मान होगा वो करड़ी में 3 होगा। PQ की लंबाई h प्लस x होगा और बटे कितना, जो दूरी दिया गया है वो 20 मीटर AP की लंबाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 20 करड़ी में 3 बराबर h प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। h का मान निकालना है, x को पक्षांतर करेंगे तो अगर ये आ जाएगा 20 करड़ी में 3, ये x इधर आएगा तो प्लस x इधर है माइनस x, या मान को रख लो भाई साहब। 20 करड़ी में 3 बराबर h प्लस x।
x का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है जो कि कितना होगा 20 मीटर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 करड़ी में 3 प्लस 20 इधर आएगा -20 बराबर कितना h होगा। या आप यहां से h बराबर 20 ले लेंगे कामन, तो 20 करड़ी में 3 - 1 इतना भी हो सकता है। ये h क्या माने थे, मकान की ऊंचाई। अच्छा, इसके अलावा h बराबर इतना आंसर न दे करके करड़ी में 3 का मान 1.732 दे सकता है, ठीक है ना। अब उसमें से घटा देंगे 1 को, आ जाएगा 20, 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 होगा और गुणा कर लेंगे इसका, है ना। 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 साते 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 लगा लेंगे और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आएगा 14.64, ठीक है ना। इतना मीटर आएगा h का मान। अब h क्या है, मकान की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई कितना 14.64 मीटर। ये पहला आंसर हमारा हो गया जो कि मकान की क्या है ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई निकालना हमको, तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मीनार जो है वो कौन है, PQ है, मकान जो है PQ है और PQ की टोटल लंबाई कितना, ये इतना h, ये इतना x, यानी कि h प्लस x, ठीक है ना। और h प्लस x का मान कितना आएगा, देखो h प्लस x का मान 20 करड़ी में 3 आएगा, 14.64 प्लस x का मान कितना, x का मान हम लोगों ने 20 रख लिया है, तो ये रख लेंगे 20, जोड़ लेंगे तो 20 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 34.64 इतना मीटर आएगा क्या, मीनार की ऊंचाई। तो इस तरह से जो मीनार है उसकी ऊंचाई आ जाएगी लल्ला 34 है 34.64 मीटर और मकान की ऊंचाई जो है 14.64 मीटर होगी, ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको हल करेंगे। समझने की जरूरत है, एक आध बार रिवीजन करेंगे तो पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। नोट करिए। चलिए प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और आप लोगों ने कहा क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक मीनार है जिसकी छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, करड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा उसे ज्ञात करना है। धूप में एक मीनार खड़ा है और उस मीनार की जो छाया है जमीन पर, धरातल पर, क्षैतिज पर बनती है। जैसे एक व्यक्ति अगर धूप में खड़ा है तो सूर्य के प्रकाश से उसकी छाया जमीन पर बन जाती है। वह जो छाया है उसकी लंबाई की, मीनार की लंबाई की √3 गुनी है। हमें आपको पता करना है कि उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक ये मीनार है हमारे पास, एक मीनार है, इसकी कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। मान लिया हमने नाम दे दिया AB और ये मान लिया जाए सूर्य की रोशनी होती है इधर से, ठीक है ना, और उसकी छाया ऐसे बनती है ना, उसकी परछाई यानी छाया जमीन पर इस तरह से बनती है। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए AC। तो हमने मान लिया कि AB हमारे पास एक मीनार है, सूर्य की रोशनी से इसका जमीन पर एक छाया बनता है AC। हमको पता करना है कि ये उन्नयन कोण यानी कि थीटा कितना होगा, और इसके लिए शर्त क्या दिया गया है कि मीनार की जो छाया है ना उसकी लंबाई के √3 गुनी है। अगर हम मान लें कि मीनार की लंबाई h है, मान लीजिए मीनार की लंबाई h है, तो उसके छाया की लंबाई जो है करड़ी में 3 गुनी होगा, किसका, उसकी लंबाई का। अगर लंबाई h है तो उसकी परछाई यानी छाया जो है करड़ी में 3h होगा, यानी h का करड़ी में 3 गुना होगा, लंबाई का करड़ी में 3 गुना होगा। अब बस एकदम आसान है। अब अगर ये थीटा है कोण तो उसकी सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। आपको इस समकोण त्रिभुज में लगा देना है tan थीटा, क्योंकि उसमें लंब और आधार होते हैं। तो हमने लगा दिया tan थीटा बराबर जो कि होता है लंब के बटा आधार, लंब के बटा आधार। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब, यहां पर है कोण थीटा के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा AB होगा और आधार AC या CA होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर AB की लंबाई h है, AC की लंबाई करड़ी में 3h है, h से h की कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ये आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/3। अब आप लोग को विचार करना है यहाँ पर कि tan कितने अंश का मान जो है 1/3 होता है, कितने को होता है, tan 30 अंश का, ठीक है ना। कोणों की तुलना करने पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश, या हम कहते हैं tan से tan को यहाँ समाप्त कर दें अगर, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। तो इस तरह से यही हमसे पूछा जा रहा था कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, और इसका जवाब कितना है, 30 अंश, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहां ट्रिक भी याद रखेंगे आप लोग। पहली बात कि अगर किसी भी स्तंभ की परछाई, अगर किसी भी स्तंभ की जो छाया है उसकी लंबाई के अगर बराबर बनता है तो वहां पर उन्नयन कोण आएगा 45 अंश, ठीक है ना, समझ में आया। अगर किसी भी स्तंभ की परछाई यानी छाया उसकी लंबाई के ठीक बराबर बने तो उस वक्त उन्नयन कोण आता है 45 अंश। और दूसरी बात कि अगर किसी भी स्तंभ की छाया उसकी लंबाई का कितना गुना हो, करड़ी में 3 गुना हो, तो उस वक्त थीटा बराबर आता है 30 अंश, समझ गए। और अगर उसकी छाया लंबाई का 1/करड़ी में 3 गुना हो तो थीटा बराबर आएगा उस वक्त 60 अंश, ठीक है ना। तो अगर लंबाई स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया दोनों बराबर है तो सीधे क्या होगा, tan थीटा बराबर, ऐसे रख लो, tan थीटा बराबर उसकी लंबाई बटे उसकी छाया। अगर लंबाई और छाया दोनों बराबर है तो h/h आएगा 1। tan थीटा बराबर कितना, 1, और 1 tan कितने अंश का मान होता है, 45 डिग्री का, यानी tan 45 अंश का, यानी उन्नयन कोण थीटा बराबर आ जाएगा 45 अंश। सीधे ऐसे याद रखो, ठीक है ना। tan थीटा बराबर उस स्तंभ की लंबाई बटे उसकी छाया, क्या समझे, तो इतनी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बिल्कुल इसी तरह से मैंने अभी देखा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी के जैसा दिया है। इसमें लंबाई नहीं दी हुई थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो लंबाई है ना वो दे दिया है 45। तो अगर h 45 है तो ये भी 45 ही होगा, यानी सीधे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, tan थीटा बराबर जो लंब है मतलब स्तंभ की या मीनार की जो ऊंचाई है वो दे दिया गया 45, और उसकी छाया कितना, 45 करड़ी में 3, 45 करड़ी में 3 दिया है, तो 45 से 45 खत्म, फिर वही आ जाएगा थीटा बराबर कितना, 1/करड़ी में 3, और tan कितने अंश का मान 1/करड़ी में 3, 30 अंश का, ठीक है ना। तो थीटा बराबर यहाँ मिल जाएगा कितना, 30 अंश। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को हल करना है। अब हम मिटाते हैं इसको और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्कस यहाँ दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है ना। सर्कस का एक क्या है, डोरी है, ठीक है ना, जो खंभे से एकदम टाइटली, ठीक है ना, तना हुआ है, बंधा हुआ है। मान लिया जाए ये, मैं लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन को, ये ऐसे एक खंभा है, खंभा भक्तजनों जीवन क्या है, खंभा मतलब जीती भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। तो ये खंभा है और एक रस्सी जो इस खंभे के शिखर से एकदम तनी हुई है और जमीन के किसी बिंदु से खंभे के शिखर के साथ एकदम तनी हुई है, और इस पर जो है क्या है, एक ये एकदम सीढ़ी के जैसा एक डोर है, रस्सी है जो एकदम टाइटली क्या है, बंधा हुआ है, मतलब ये ढीला ढाला नहीं है, एकदम तना हुआ है। तो मान लेते हैं ए बी जो एक खंभा है और यहाँ बी से सी, ये बी सी जो है वह डोर है, तनी हुई है, जो खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है, और यहां पर जो क्षैतिज तल या भूमि तल के साथ जो कोण बनाता है वो कितना दे दिया है, 30 अंश का कोण दे दिया, और खंभे की क्या दे दिया गया है, ऊंचाई कितना नहीं दे दिया। अच्छा, खंभे की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है और ये जो डोर है इसकी लंबाई दे दिया गया कितना, 20 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन आकृति में भी बनाकर दिया है कि एक खंभा है, एक डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, वह खंभे के ऊपरी सिरे से एकदम तना हुआ है, मतलब बंधा हुआ है, और भूमि के किसी बिंदु से भी ये जुड़ा हुआ है, और क्षैतिज तल के साथ इसका जो कोण बनता है वो 30 अंश का बनता है। तो हमें उस खंभे की जो ऊंचाई है ये पता करना है, जिसको हमने मान लिया कितना, h। अब इसमें कुछ है ही नहीं, क्या करना है आपको, tan थीटा बराबर ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जिसमें ये लंब आ जाए और ये कौन है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर आ जाए।
तो वह त्रिकोणमितीय अनुपात आप अप्लाई करोगे जिसमें लंब और कर्ण मिलते हो, तो आप क्या लगाओगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या, लंब के बटा कर्ण हो जाएगा, सबको मालूम है, सबको याद है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब जो कि है ए बी, यहाँ थीटा का अंश माप कितना ले लें अगर हम लोग 30 अंश, तो 30 अंश के सामने वाली भुजा ए बी और कर्ण है जो कि बी सी। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। ए बी की लंबाई जो कि h होगा और बी सी की लंबाई जो है 20 होगा, ठीक है ना। तिरछा आप लोग को गुणा कर देना, 20 का 1 में गुणा करेंगे, 20/2 बराबर होगा h, या h बराबर 20 में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि जो पोल है, स्तंभ है, खंभा है, उसकी लंबाई कितना होगा, 10 मीटर होगा, ठीक है ना। अब क्या ये हार्ड था, कुछ इसमें है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि एक ठेकेदार हैं जो एक पार्क में फिसलनदार पट्टी बनाना चाहते हैं। फिसलनदार पट्टी मतलब जैसे आप लोगों ने देखा आपके फील्ड में एक बच्चों को सरकने के लिए झूला है ना, फिसलते हैं बच्चे, बचपन में आप लोगों ने फिसलन खेता, मतलब सरका है कभी, है ना, सर पाँव उठा करके सरकते हो। तो फिसलनदार पट्टी बनाना चाहता है, ठीक है ना। एक 5 साल के उम्र के बच्चों 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक पट्टी बनाता है जो पृथ्वी तल के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या करता है, फिसलनदार पट्टी का ऊपरी सिरा लगाता है, और जो पृथ्वी तल के साथ अधिक कोण पर झुका हुआ है, मतलब यूं कहें कि 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है, ऐसा आपसे कहा गया है। दोनों स्थितियों में जो फिसलनदार पट्टी है उसकी लंबाई आप लोग को ज्ञात करना है। तो आकृति हम बनाते हैं, फिर देखिए उसको समझते हैं। आप 2 अलग अलग आकृति बना सकते हैं या एक ही बना सकते हैं। देखिए चलो दोनों को मैं अलग अलग बना देता हूं। ये हमारे पास ये एक स्तंभ है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स यानी 2 समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब इसका क्या मतलब है समझिएगा। ये फिसलनदार पट्टी है ना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलनदार पट्टी है। इसका नाम कुछ दे दीजिए ए बी, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, और यह जो बी सी है वो क्या है, पट्टी की लंबाई है। और इसी पर बच्चे क्या होते हैं, फिसलते हैं। फिसलते हुए बच्चों को देखा कभी, ऐसे खड़े होकर के नहीं फिसलते हैं, बैठ करके सो, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी पे फिसलते हैं। कभी कभी 2-2 बच्चे साथ साथ में फिसलते हैं, बदमाश जैसे आप लोग बचपन में हुआ करते थे, अभी भी कौन सा शरीफ है, ठीक है ना। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई पर यह फिसलनदार पट्टी का ऊपर सिरा जो है जुड़ा हुआ है। निचला सिरा भूमि तल के साथ कितने अंश के कोण पे झुका हुआ है, 30 अंश के कोण पर झुका है। और दूसरा जो है कि ये है 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है जो अधिक ऊंचाई पर है। हालांकि ट्रायंगल के हिसाब से नहीं लग रहा है कि अगर ये 1.5 होगा ये 3 होगा, मान लीजिए, लेकिन कि ये कितना है, ये 3 मीटर की ऊंचाई है। इसका भी नाम कुछ दे देते हैं पी क्यू, और ये हो गया आर। तो पी क्यू जो है वो ऊंचाई है 3 मीटर, और जो फिसलन पट्टी है क्यू आर, फिसलनदार पट्टी है क्यू आर, यह 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। दोनों ही केसेस में हमको ये फिसलनदार पट्टी BC की लंबाई, ये फिसलनदार पट्टी QR की लंबाई पता करना है कि कितना होगा, ठीक है ना। सीधे आप लोग को क्या करना है, अगर इस वाले में हम फिसलनदार पट्टी की लंबाई x मान ले, इसमें हम y मान ले, तो x और y का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और इसमें भी ये क्या है, साइन थीटा बराबर ये लंब बटा कर्ण। एकदम आसान है ना। तो एक बार समकोण त्रिभुज CAB, ठीक है ना, CAB या ABC कुछ भी कह दीजिए, CAB में क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होगा, कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब AB है, ठीक है ना। अगर थीटा का अंशमाप यहाँ 30 अंश लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा AB की लंबाई कितना है, AB है, और बटा कर्ण कितना है, BC है,
साइन 30 अंश का मान 1/2। AB की लंबाई 1.5 और BC की लंबाई x है। तिरछा गुणा कर लेंगे, x का 1 में x बराबर 2 का 1.5 में, ठीक है ना। तो 1.5 दूना कितना होगा 3, 3.0 कह लो या सिर्फ कह लो 3 मीटर। यानी छोटे बच्चों के लिए जो फिसलनदार पट्टी की लंबाई है वो कितना है 3 मीटर है। और इस वाले त्रिभुज में आप ऐसे ही लगा लोगे, ठीक है ना। इसमें भी आप लगा लेंगे क्या, साइन थीटा बराबर लंब, ठीक है ना, लंब और बटा कर्ण, ठीक है ना। अगर थीटा का अंश माप हम लोग यहाँ पर 60 अंश लेते हैं तो लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा PQ और बटा कर्ण होगा कौन, 90 अंश के सामने वाली भुजा QR, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश का मान कितना होता, कर्ण 3/2 बराबर PQ की लंबाई है 3 और बटा QR की लंबाई जो कि हम लोगों ने माना है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो या उल्टा पलटा कर दो, ठीक है ना। तो इसका अगर हम करेंगे कर्ण 3 में गुणा तो कर्ण 3 y बराबर 3 दूना 6 या y बराबर हो जाएगा 6 और ये बटे में आ जाएगा करड़ी में 3। आप सिर्फ इतना मीटर ही लिख सकते हो या अंश और हर में करड़ी में 3 से आप गुणा करा दीजिए, ठीक है ना। तो 6 करड़ी में 3, नहीं समझे क्या, अंश और हर में ऊपर भी ये 6 बटा करड़ी में 3 जो है 6 बटा करड़ी में 3 कि अंश में भी कर्डिम 3 से गुणा और हर में भी कर्डिम 3 से गुणा। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, y बराबर 6 ऊपर कर्डिम 3 बटा कर्डिम 3 गुणे कर्डिम 3, सिर्फ आप लोग को मिलेगा कितना 3 और 3 दूना 6, यानी कि y बराबर आ जाएगा 2 कर्डिम 3 मीटर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 साल से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलनदार पट्टी है उसकी लंबाई 2√3 मीटर और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए जो फिसलनदार पट्टी है वो 3 मीटर का होगा, ठीक है ना। अच्छा, आकृति में कुछ लोग ऐसे ही बना लेते हैं कि एक ही आकृति में इसको सेट कर लेते हैं, इसमें ऐसे कर लेते हैं फिर उसको ऐसे करके बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 1.5 हो गया और ये टोटल लंबाई हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। ये 30 अंश का कोण, ये 60 अंश का कोण, ये हम लोग को x अगर मान लें, ये y मान लें और इसका कुछ भी मान दे दें, ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। अब अपने हिसाब से ये d हो गया, e हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। उस हिसाब से एक बार इस समकोण त्रिभुज में, एक बार इसमें, दोनों में जैसा हम लोगों ने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगाया उसी तरह से आप लगाओगे, कैलकुलेशन वैसा ही होगा, आंसर उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट नोट करो, फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ नंबर 9 को समझते हैं, जिसमें कहा गया है एक 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी है। क्या है, 60 मीटर, कितना मीटर, 60 मीटर एक पहाड़ की चोटी है। मान लिया जाए हमारे पास, ये मैंने नाम दे दिया AB, एक पहाड़ है, ठीक है ना, और इसकी लंबाई कितना है 60 मीटर। इसी पहाड़ के बगल में एक छोटा सा मीनार है, इससे छोटा थोड़ा सा, आकृति टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। क्या है, ठीक है ना। तो AB एक पहाड़ है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और दूसरा मैंने उसी के बगल में ये ले लिया एक मीनार, मान लो इसे, ठीक है, मीनार। इसकी भी लंबाई कुछ दे दीजिए C और D। CD क्या है, एक मीनार है। 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के जो अवनमन कोण है वो क्रमशः कितना अंश है, 60 अंश और 30 अंश और 60 अंश। यानी एक पहाड़ की चोटी से यानी शिखर से मीनार के शिखर का जो अवनमन कोण है ये 30 अंश है और इस मीनार के आधार का जो अवनमन कोण है ये 60 अंश है। समझ में आया क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। 60 मीटर ऊंचा एक पहाड़ की चोटी से एक मीनार की चोटी यानी शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने अंश हैं, 30 अंश और 60 अंश हैं। तो ये हो गया मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर पर कोण 30 अंश और मीनार के आधार पर कोण 60 अंश, ठीक है ना। हमको क्या पता करना है, मीनार की ऊंचाई यानी कि ये, ठीक है ना। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरियां भी होंगी, समझ गए। अगर ये दूरी x मान लें तो ये दूरी भी कितना है, ये मान लिया, इसका कुछ नाम दे देते हैं e। तो अगर मीनार और पहाड़ के बीच की क्षैतिज दूरी अगर x है, x मीटर है, तो ये दूरी भी कितना होगा, x मीटर ही होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको पूरा कितना है, पूरा 60 मीटर है, टोटल कितना है 60 है। अगर ये इतना h होगा
तो ये कितना होगा, ये भी h होगा। हालांकि आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी इसकी, या ले लेते हैं ये इतना h होगा, तो बताएंगे क्या कि ये कितना होगा। टोटल लंबाई अगर 60 है, ये इतना h है, क्यों h है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई अगर h है तो ये इतना भी h होगा। ये बची हुई ऊंचाई कितना होगा, टोटल लंबाई 60 में से अगर नीचे वाली लंबाई हम घटा देते हैं तो बचेगा BE की लंबाई 60 माइनस h मीटर। कंफ्यूजन तो नहीं ना कोई, फिर से समझ लीजिए अगर कंफ्यूजन है। ये पूरा जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। इस 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शिखर यानी ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो ये हो गया शिखर पर 30 अंश का कोण, ये आधार पर अवनमन कोण 60 अंश है। हमें पता करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई मैंने मान लिया h, मैंने कितना मान लिया h। तो अगर ये h माना तो नो एनी डाउट ये भी h ही होगा। अब चूंकि पूरा टोटल लंबाई पहाड़ की 60 है, ये इतना h मान लिया, तो 60 में से बचेगा जो h को घटाने के बाद 60 माइनस h, वो होगा BE की लंबाई, BE की लंबाई। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? तो बस अब आप लोग को क्या करना है, एक बार समकोण त्रिभुज यहां से ले लीजिए, समकोण त्रिभुज CEB में, और एक बार समकोण त्रिभुज DAB में, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज क्या, CEB में। आप उसे चाहे तो अलग बना लीजिए समझने के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ये C है, ये E है और ये B है, ये 60 माइनस h है, ये कोण है 30 अंश, ठीक है ना। और ये कितना है, x माना गया है। तो यहाँ पर थीटा न्यून कोण जब मानेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये होगा आधार। हमें यहाँ पर लगाना होगा tan थीटा, जो कि होता है लंब के बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का यहाँ अंश माप अगर हम लोग लेंगे 30 अंश, तो उस 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब होगा BE और आधार होगा क्या, CE। समझ गए। tan 30 का मान 1/करड़ी में 3, tan 30 का मान 1/करड़ी में 3। BE की लंबाई 60 माइनस h बटा CE की लंबाई कितना हो जाएगा, x। तिरछा गुणा कर दो, 60 x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर करड़ी में 3 का 60 में तो 60 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 का h में करड़ी में 3 h। ये हो गया भाई साहब x का मान h के पदों में। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लगाइए और वहां पर पुनः हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो अब मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज क्या, DAB में, ठीक है ना। समझने के लिए आप इसे भी बना लीजिए ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, मान लिया जाए हमारे पास वो समकोण त्रिभुज DAB, जहां AB की संपूर्ण लंबाई कितनी है, 60 है, ठीक है ना। और ये x है, ये कितना है, 60 अंश का कोण है, ठीक। तो ये हो जाएगा, यहां पर भी हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब और बटा आधार। tan थीटा का अंश माप अगर हम लोग 60 अंश ले लेंगे तो 60 अंश के सामने वाली भुजा जो लंब है वो होगा AB और आधार है क्या, DA या फिर कह लो AD। tan 60 का मान करड़ी में 3 हो जाएगा, AB का मान कितना हो जाएगा 60 और AD का मान हो जाएगा कितना, x। कुछ बात समझ में आया, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो, करड़ी में 3 x बराबर 60, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, यानी समीकरण 1 में x का मान हम लोगों ने जो निकाला हुआ है उसको ला करके कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहां पर है कितना, करड़ी में 3 गुणे x, और x का मान हम लोगों ने इतना निकाला हुआ है। यहां 2 पद है इसलिए कोष्ठक में बंद करता हूं मैं, 60 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3h, करड़ी में 3 गुणे h बराबर कितना, 60 है। ये 60 अंश नहीं है, 60 मीटर है। करड़ी में 3 का अंदर गुणा कराएंगे तो 60, यहाँ करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 आएगा सिर्फ 3, माइनस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 सिर्फ आएगा 3 और h बराबर कितना, 60 है ना। 6 × 18,
180 माइनस 3h बराबर 60। इसको उधर ले जाओ तो 180, ये प्लस 60 इधर आएगा माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 3h उधर जाएगा तो प्लस 3h। ठीक है ना। 180 माइनस 60 120 बराबर 3h, 3 को पक्षांतर कर दीजिए, 120 बटा 3 बराबर h और 3 चौक के 12, यानी कि h बराबर आ गया कितना 40 मीटर। तो मीनार जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने h माना हुआ था वो कितना गया फाइनली 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना होगा 40 मीटर। कुछ बात समझ में आया, ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है ना। कैलकुलेशन करेंगे अब इसके बाद जो है कि आपके लिए आसानी ही होती चली जाएगी। चलिए नोट करिए। नंबर 10 में एक कोई है चुन्नूलाल पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे आसमान की बुलंदियों को छू रहा है इनका क्या पतंग। ठीक है ना। पतंग को ये क्या कर रहे हैं उड़ा रहे हैं। ठीक। और ये है डोरी की लंबाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये जमीन पर भूमि पर किसी एक बिंदु पर अस्थायी रूप से बंधा हुआ है और पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ भूमि के क्षैतिज तल के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का 60 अंश का ना 60 अंश का कोण बना रहा है। और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो एक पतंग है जो डोरी से धागे से बंधी हुई है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर वह उड़ रही है और उसके धागों को भूमि पर किसी बिंदु पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। जो क्षैतिज तल के साथ इसका धागा है, डोरी है, रस्सी है, रस्सी तो नहीं होगा, धागा है, वो क्या है 60 अंश का कोण बना रहा है। तो आपको पता करना है कि इस धागे की लंबाई कितनी होगी जब इस धागे में कोई ढील नहीं है, मतलब लूज नहीं है, एकदम टाइटली है ना। तो इसका कुछ नाम दे दीजिए ए बी, और इस बिंदु सी पर है वह बिंदु जहां पर जो धागा है, पतंग का धागा है, उसको भूमि पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। तो बस सिंपली क्या करना है आपको, अगर ये कोण थीटा है, सामने वाली भुजा लंब होगा, आपको पता करना है कि धागे की लंबाई क्या होगी, डोर की लंबाई कितनी होगी, उसको x मान लीजिए और आपको इसी x का मान निकालना है। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता है क्या? सिंपली कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे आप लोग? साइन थीटा। क्या साइन थीटा क्यों लगाएंगे? तमाम बच्चों को ये भी कंफ्यूजन बना रहता होगा कि साइन कभी लगा देता है, कभी टेन लगा देता है, कि मास्टर का क्या ख्याल है ना, ये चाहता क्या है, ये बताता नहीं, कभी टेन लगाता है, कभी साइन लगाता है। अनाप शनाप बच्चे बोलते होंगे। तो साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कोण थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये होगा कर्ण। तो या तो हम साइन थीटा लगाएंगे या फिर साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होगा। तब भी कर्ण और लंब आएंगे, तब भी कर्ण और लंब आएंगे। कोसेक लगाओ या फिर साइन लगाओ, दोनों ही कंडीशन में आंसर बिल्कुल सेम ही प्राप्त होने वाले हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या? लंब और बटा कितना? कर्ण होगा। ठीक है ना। अगर साइन थीटा का अंश माप हम लोग ले लेते हैं कितना? 60 अंश। तो इस 60 अंश के सामने वाली भुजा जो लंब होगी वो ए बी है और कर्ण कितना लल्ला? बी सी। कर्ण है क्या? बी सी। और साइन 60 अंश का मान कर्ण 3/2। सही ढंग से ये भी नहीं याद होगा। कर्ण 3/2। ए बी की लंबाई जो कि दिया गया है 60 मीटर, बी सी की लंबाई जो कि धागे की लंबाई है, डोर की लंबाई है, उसको हम लोगों ने x माना हुआ है। तो अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर दो या फिर पलट दो, कुछ भी करो। ये तिरछा गुणा कर देते हैं। कर्ण में 3 या x बराबर 2 गुणे 60 है ना, 60 दूना 120। ये आ जाएगा x बराबर कर्ण 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 120 बटा कर्ण 3। क्या करेंगे? अंश और हर में कर्ण 3 से हम लोग गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 120 कर्ण में 3 बटा कर्ण 3 गुणे कर्ण 3 सिर्फ आ जाएगा 3, 3 चौक के 12। x बराबर 40 कर्ण में 3 मीटर। यानी पतंग के डोर की लंबाई जो है कितना होगा? 40 कर्ण के अंदर 3, 40 गुणे कर्ण में 3 मीटर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एक हवाई जहाज है जो आसमान में उड़ रहा है, ठीक है ना, और उस हवाई जहाज से जमीन पर या नीचे एक ही और स्थित 2 गांव है। मान लिया यहां कहीं गांव है, ये 2 गांव है, ठीक है ना। और हवाई जहाज जो आसमान में उड़ रही है, उस हवाई जहाज से इन 2 गांवों के अवनमन कोण, कौन से कोण? अवनमन कोण कितने हैं लल्ला? क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, ठीक है ना। तो क्षैतिज पर ये 2 गांव है, एक गांव यहां है, दूसरा गांव यहां है।
और इस जहाज से मान लिया किसी बिंदु पे, मान लिया ए एक गांव है, दूसरा बी गांव है, ठीक है ना, और बिंदु पी पर हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, शायद ऊपर दिख ना रहा हो, बिंदु पी पर हवाई जहाज उड़ रहा है। एक ही ओर स्थित इन दोनों गांवों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मान लेते हैं हवाई जहाज की पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर या लंबवत ऊंचाई जो है कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, बिंदु P से और धरातल पर स्थित कोई बिंदु है जिसका नाम दे दीजिए C से P तक की जो दूरी है ये हवाई जहाज की लंबवत ऊंचाई है। धरातल से हवाई जहाज के बीच की जो लंबवत ऊंचाई है PC, इसको आप कुछ मान लीजिए H है ना। यही H हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि अगर हवाई जहाज से इन दोनों गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश दिए गए हैं, तो कौन सा कोण 45, कभी कभी बच्चे इसको 45 मान लेते हैं, इसको 60 मान लेते हैं। अगर ये कंफ्यूजन बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो मानकर चलिए परेशानी हो सकती है। आप इतनी बात याद रखिएगा, कोई एक स्तंभ है और उस स्तंभ के क्षैतिज, आधार से क्षैतिज तल में कोई भी बिंदु जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका कोण उतना ही छोटा बनता है। मतलब यहां पर कोण सबसे छोटा बनेगा, ये छोटा कोण होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा। यानी किसी भी स्तंभ के जितने आप निकटतम उसकी ओर चलते जाएंगे, उसके शिखर का आपके ऊपर बना हुआ जो कोण है उसका मान बढ़ता चला जाएगा। अगर यहां 30 है तो ये वाला 30 से कुछ बड़ा होगा, ये उससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा, यानी निकट बिंदु पर जो बनेगा कोण ये सबसे बड़ा होगा। अगर आपको हमें बताना है कि इन दोनों में 60 कौन होगा, 45 कौन होगा, तो जो स्तंभ की बिल्कुल निकट होगा वो बड़ा कोण होगा, यानी कि ये 60 अंश होगा और ये है 45 अंश। तो आई होप जो कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो जाएगा। स्तंभ के जितने निकटतम बिंदु होगा वो बड़ा वाला कोण होगा, दूर तल चलते जाओगे तो कोण का मान घटता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यहां पर समझो, गांवों के बीच की जो दूरी दिया गया है बाबू वो कितना दे दिया है, 2 किलोमीटर। तो मान लिया ये जो गांव ए और बी पर है इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2 किलोमीटर, ये इतनी दूरी, यहां नीचे लिख देते हैं, ये 2 किलोमीटर है। लेकिन ये दूरी हमको नहीं मालूम है, तो आइए हम मान लेते हैं ये दूरी x है या x किलोमीटर है, ठीक है ना। और जहाज के बिल्कुल ठीक नीचे धरातल पर जो स्थित बिंदु C है उसकी जो दूरी है या जमीन से जहाज की जो ऊंचाई है वो h किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहां पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक है क्या BCP, ये बना हुआ जिसमें ये x होगा, ये h होगा, ठीक है ना, और एक है ACP। टोटल A से लेकर के C तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, ये इतना 2, ये इतना x, टोटल 2 और ये x हो गया 2 + x। कुछ बात समझे। तो आपको क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज पहले इसमें लगाइए BCP में, समकोण त्रिभुज BCP में आप चाहें तो इसको अलग बना लीजिए ऐसे, ये होगा BCP, ये h, ये x, ये 60, कोण थीटा, सामने वाली भुजा लंब, और ये होगा आधार। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है ना। अब तमाम बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, सर बार बार ये क्या तमाशेबाजी लिखते हो, हटाओ ना इसको, सीधे क्यों नहीं लिखते हो। tan थीटा का अंश माप अगर हम लोग लेंगे कितना, 60 अंश, तो 60 अंश के सामने वाली भुजा जो लंब है वो होगा PC, आधार है क्या BC, ठीक है ना। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, PC की लंबाई h है, ठीक है ना, और BC की लंबाई x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, करड़ी में 3, x बराबर आएगा h, यहां आप x का मान निकाल लीजिए जो कि होगा h बटा करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा x का मान h के पदों में जो कि h के बटा करड़ी में 3। इसकी आवश्यकता पड़ेगी अगले वाले त्रिभुज के लिए। चलिए यहीं से हम खींच देते हैं इसको भी। अब मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACP में, ACP में, ठीक है ना। उसको भी चाहे तो आप लोग बना लीजिए आगे ऐसे, ये हो गया A C और ये हो गया P,
CP की लंबाई h है, A से लेकर C तक, A से लेकर के C तक की जो कुल दूरी है, डिस्टेंस है, ये 2 + x है, ठीक है ना। और बिंदु A पर बना हुआ जो अवनमन कोण है ये 45 डिग्री है, 45 अंश है। अब पुनः आप tan थीटा बराबर लंब के बटा आधार, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब के बटा आधार, या लिख सकते हो tan थीटा का अंश माप यहाँ 45 अंश, ठीक है ना। तो उसके सामने वाली भुजा जो लंब है वो PC, आधार है वो AC। tan 45 अंश का मान 1 होता है और PC की लंबाई h है, AC की लंबाई 2 + x है। तिरछा गुणा कर दो 2 + x का 1 में, तो वही आएगा 2 + x ही बराबर h। अब x का मान ला करके रख लीजिए, तो कितना होगा 2 + x का मान, ये जो x आया हुआ है इस x का मान कितना हो जाएगा, h के बटा करड़ी में 3। तो ये हो गया h बटा करड़ी में 3 बराबर सिर्फ h। अब h वाले पदों को एक तरफ ले आइए, ठीक है ना, h वाले पदों को एक तरफ ले आइए। तो 2 बराबर कितना होगा, ये प्लस h बटा करड़ी में 3 उधर ले जाएंगे, उधर h है, माइनस ये प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में h बटा करड़ी में 3, ठीक है ना। तो ये को क्या हो जाएगा, 2 बराबर, दोनों में से अगर h हम लोग कॉमन ले लें तो 1 - 1 बटा करड़ी में 3, बोलो होगा। या लिख सकते हैं 2 बराबर h, करड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे, करड़ी में 3 माइनस ऊपर 1 है बटे में करड़ी में 3, इतना कुछ हो सकता है। h का मान निकालना है, इनको पक्षांतर करो भाई साहब। तो कहाँ से लिखा जाए, यही लिख दें, दिखाई दे रहा है। चलिए ये गुणा में है, ठीक है ना, ये आ जाएगा गुणा में, यानी h बराबर, अगर इन्हें हम पक्षांतर करेंगे, करड़ी में 3 का 2 में गुणा होगा, 2 करड़ी में 3, और ये बटे में आ जाएगा कितना, करड़ी में 3 माइनस 1। कुछ बात समझ पाए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 जो है ना, इसका संयुग्मी पद जो कि होगा करड़ी में 3 + 1 ऊपर हम गुणा कर देंगे और करड़ी में 3 + 1 से नीचे भी गुणा कर देंगे। ऐसा करने से क्या फायदा है, ऊपर 2 करड़ी में 3 और यहाँ कोष्ठक के अंदर मैं बंद कर लेता हूँ करड़ी में 3 + 1 बटा, यहाँ पर a - b, a + b, वो बीजगणित का सूत्र जो बचपन से ही आप लोग को मालूम है और मालूम होना भी चाहिए, कहीं भी कभी भी अप्लाई हो सकता है। a - b, a + b होगा a² यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, और h बराबर आ जाएगा 2 करड़ी में 3 और कोष्ठक में करड़ी में 3 + 1 बटे में हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। आ गया 2 करड़ी में 3 कोष्ठक में करड़ी में 3 + 1 बटा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म। आ गया करड़ी में 3, करड़ी में 3 का अंदर चाहो तो गुणा करा दीजिए, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में होगा तो सिर्फ 3 और प्लस करड़ी में 3, ये h हो गया। चाहो तो करड़ी में 3 का मान रख दो। क्या मिल रहा है भाई साहब, यहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, नीचे ऊपर लिख देता हूँ मैं, h बराबर आ चुका है 3 + करड़ी में 3, या h बराबर 3 + करड़ी में 3 का मान 1.732 रख देंगे, तो h बराबर 3 और 1 4 + 4.732, इतना किलोमीटर हो सकता है।